वो 1.5 साल की बेटी को गोद में उठाती है। इसके बाद अपने पास रखा एक खंजर अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में थमाती है और कहती है, कत्ल कर दो। अब बेड पर लेटे एक करोड़पति शख्स की हत्या हो जाती है। जो बॉयफ्रेंड वहां पर खड़ा था वो लगातार खंजर से वार करता है और एक करोड़पति शख्स की हत्या हो जाती है। घर में मातम पसर जाता है, हर कोई रो रहा होता है, सबके चेहरे पर दुख होता है। एक खूबसूरत पत्नी विधवा हो जाती है। आने जाने वाले लोग, रिश्तेदार उसे दिलासा दे रहे होते हैं, उसको संभाल रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और तब कातिल का जो चेहरा सामने आता है, उसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। सब किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हर किसी को लगता है कि जिसे हम दिलासा दे रहे थे, जो इतने आंसू बहा रही थी, आखिर वो कैसे अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं वेल्सी और उनके पति दिशित जरीवाला की। ये दोनों बेहद खुश थे, इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसा बाकी लोगों को लगता था। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पूरे केस पर आती हूँ। दरअसल ये बात है 28 जून 2016 की। जो दिशित जरीवाला का घर है, वहाँ पर मातम पसरा हुआ था। रिलेटिव्स आ गए थे, हर तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। लोग पूछ रहे थे क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि उसी घर के मुखिया और उसी घर का बेटा यानी दिशित जरीवाला और वेल्सी का पति, उसकी हत्या कर दी गई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दिशित जरीवाला की है, इसी का कत्ल हो गया था और लोग आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, घर में दिलासा दे रहे थे। ऐसे में जो पत्नी वेल्सी है वो खूब रो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बदहवास हो गई थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब लोग, आसपास जो लोग थे वो सब दिलासा दे रहे थे। सास ससुर उस वक्त विदेश में थे, वो भी लौट आए थे, वो भी आकर अपनी बहू को संभाल रहे थे। किसी तरीके से अपने घर को संभालने की वो बूढ़े माँ बाप कोशिश कर रहे थे कि हमारा बेटा तो चला गया, पर अब उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बच्ची बची है, उसे हमें संभाल कर रखना है। अब ऐसे में पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को बताया जाता है कि हत्या हो गई है। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जो वेल्सी थी, जो पत्नी थी दिशित की, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो इतना रो रही थी और इस कदर टूट गई थी कि पुलिस को समझ नहीं आया कि उससे कैसे पूछताछ करें। एक दिन बीतने के बाद, कुछ जब समय बीता और पुलिस को लगा कि अब चीज़ें ठीक हैं, तो उन्होंने वेल्सी से पूछना मुनासिब समझा, क्योंकि जब ये पूरा हत्याकांड हुआ और जब भी दिशित का कत्ल किया गया, तब वेल्सी ही घर पर मौजूद थी और वो इकलौती चश्मदीद थी, क्योंकि जो वेल्सी के सास ससुर थे यानी कि जो दिशित के माँ बाप थे वो विदेश गए हुए थे। अब ऐसे में उस वक्त घर पर सिर्फ दिशित था, उसकी बीवी वेल्सी थी और उनकी 1.5 साल की बच्ची थी। तो पुलिस के लिए सबसे पहले जो वेल्सी है उसी से सवाल करना रहा कि ठीक है, आप चश्मदीद हो, आप हमें सबसे पहले पूरा केस समझाइए, या क्या क्या हुआ, कैसे, कौन लोग आए थे, क्या किसी से दुश्मनी है, सारी चीज़ें पुलिस जानने के लिए पूछती है। अब ऐसे में जो वेल्सी है वो बताती है कि 27 तारीख की रात को हम अपने रिलेटिव के घर गए थे। उनके यहाँ कुछ फंक्शन था छोटा मोटा, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था, गेट टुगेदर टाइप, और इसीलिए हम खाने के लिए गए थे वहाँ पर। रात होते होते हमें बहुत देर हो गई थी और करीब 12 साढ़े 12 बज गए थे। यानी कि आप ये समझिए 27 और 28 की जो दरमियानी रात है, उस वक्त ये घर पर लौटते हैं। अब वेल्सी पुलिस को बताती है कि फिर हम सब ऊपर आ जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और हम अपनी बिल्डिंग में आ जाते हैं। लेकिन हम लोग पार्किंग की जो लाइट है वो जलाना भूल गए थे, वो बंद रह गई थी। इसीलिए जो मेरे हस्बैंड है वो फिर से नीचे जाते हैं और पार्किंग की लाइट जलाकर आने का मुझे बोलते हैं। लेकिन काफ़ी देर बीत जाती है, दिशित ऊपर नहीं आते, पार्किंग एरिया में ही रहते हैं। अब ऐसे में वेल्सी पुलिस को बताती है कि फिर मैं आवाज़ लगाती हूँ, मैं काफ़ी देर तक आवाज़ लगती हूँ, कहाँ पर हो, जल्दी ऊपर आ जाओ, इस तरीके से उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मुझे रिप्लाई आता है कि हाँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अब पुलिस पूछती है ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो वेल्सी बताती है इसके बाद कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ऊपर आते हैं, तो मैं देखती हूँ उनके साथ 3 नकाबपोश लोग भी हैं, जिन्होंने मेरे हस्बैंड के गले पर चाकू लगा रखा है। वो उन्हें लेकर आते हैं। उसमें से एक शख्स ने मेरे हस्बैंड के गले पर यानी दिशित के गले पर चाकू लगा रखा होता है, और उसमें से 2 लोग मुझे और मेरी बेटी को पकड़कर बाथरूम में लॉक कर देते हैं। और लॉक करने से पहले जो भी मैंने गहने पहने थे, जो जेवर पहने थे, क्योंकि मैं फंक्शन में गई थी, वो सारे मुझसे छीन कर एक बैग में भर लेते हैं और फिर हमें बाथरूम में लॉक कर देते हैं और मेरे पति के गले पर चाकू लगा कर रखते हैं। और फिर मैं बाथरूम में रहती हूँ,
मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाहर से बहुत टूट फूट की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था मारपीट हो रही है, इन लोगों के बीच हाथापाई हो रही है। पर काफ़ी टाइम बीत जाता है। उसके बाद मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती हूँ, शोर मचाती हूँ, लेकिन फिर हमारे बाथरूम की खिड़की में एक शीशा है, तो मैं उस शीशे को तोड़ती हूँ और तब चिल्लाती हूँ। तब कुछ पड़ोसी सुनते हैं, वो लोग आते हैं, वो जब मुझे बाहर निकालते हैं और तब मुझे पता लगता है कि जो लोग आए थे, जो नकाबपोश आए थे, जो लुटेरे आए थे, उन्होंने दिशित का कत्ल कर दिया है। पुलिस को एक पूरी स्टोरी बताई गई। अब पुलिस ने जब सारी स्टोरी सुनी तो पुलिस को पहले लगा कि ये जो पूरा मामला है ये लूटपाट का है। लोग आए थे, उन्होंने इस तरह से लूटपाट की, इनके गहने ले गए और घर का सामान बिखरा हुआ है, 3 नकाबपोश थे। तो पुलिस को इस तरीके से पूरा केस लगता है कि लूटपाट के एंगल से हत्या हुई। अभी तक केस को लूटपाट का मोड़ दे दिया गया था और इसी तरीके से पुलिस के मन में वेल्सी को लेकर कोई शक भी नहीं जागा, क्योंकि जिस तरह से उसकी हालत थी अपने पति के कत्ल के बाद, वो बेसुध हो गई थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी। तो पुलिस को लग रहा था कि अगर हम इस पर डाउट करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए पुलिस को वेल्सी पे कोई शक नहीं हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन ऐसे में घर पे सीसीटीवी भी लगा था। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा तो पुलिस को उसमें सिर्फ 2 लोग दिखाई दिए। अब पुलिस ने सोचा वेल्सी तो हमसे बोल रही थी कि कत्ल करने आए, यानी जो लुटेरे थे वो 3 लोग थे, लेकिन सीसीटीवी में 2 लोग दिख रहे हैं। और जब पुलिस टाइमिंग मैच करती है तो टाइमिंग भी मैच नहीं होती। अब ऐसे में पुलिस जो वेल्सी है उसके सारे बयानों को मिलाती है, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करती है। तब पुलिस को कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो खटकते हैं। पुलिस को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये तो गलत हो रही हैं। ऐसे में पुलिस 6 पॉइंट बनाती है और उसके तह पर जाकर असली कातिल को पकड़ती है। देखिए, पुलिस सबसे पहले ये पता करती है कि जिन लोग के घर खाना खाने गए, क्योंकि वेल्सी ने कहा था कि हम लोग रिलेटिव के घर गए थे, उनके घर छोटा मोटा गेट टुगेदर था और इसीलिए हम लोग वहाँ पर खाने पर इन्वाइटेड थे। अब पुलिस पता करती है कि ठीक है, आपके इलाके में सूरत में और कौन कौन रहता है, कौन कौन से रिलेटिव हैं, सबकी लिस्ट निकाली जाती है, सबसे पूछताछ की जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लोग तो हमारे यहाँ आए ही नहीं। अब जब पुलिस को ये पता लगता है, साथ ही साथ इतने और भी कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो सूरत से गायब थे, उस वक्त सूरत में थे ही नहीं। तो पुलिस को लगता है आप बता रही 27 की तारीख को आप रात को गई थी, लेकिन आपके रिलेटिव तो यहाँ थे ही नहीं। अब वेल्सी को चीज़ें समझ नहीं आती, वेल्सी गोल मटोल बातें घुमाना शुरू करती है। अगली बात होती है कि अगली चीज़ें आती है कि पार्किंग की एरिया की लाइट, यहाँ से पुलिस को लीड मिलती है। जब पुलिस पार्किंग का एरिया खंगालती है, इनके पूरे घर को खंगालती है, तो पुलिस को पता चलता है कि पार्किंग एरिया की लाइट जलाने के लिए पार्किंग तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग इतने करोड़पति हैं, इतने अमीर हैं कि इन्होंने जगह जगह हर एक चीज़ का स्विच बोर्ड लगा रखा है। आपको कहीं से कहीं कुछ काम करने के लिए उठने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी हाईटेक इनकी बिल्डिंग थी, इनका घर था। और ऐसे में इन्होंने एक स्विच बेडरूम में भी लगा रखा था पार्किंग के लिए। तो पुलिस का दिमाग खटका कि ये नीचे क्यों गए पार्क। अगर इनको पता था ये ऊपर आ गए थे, पूरी फैमिली इनकी ऊपर आ गई थी, तो यहीं बेडरूम से लाइट जला दी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए नीचे जाने की क्या ज़रूरत थी। अगली बात ये खटकी। इसके बाद पुलिस को लगा कि जो लुटेरे थे वो दिशित को ऊपर लेकर क्यों आए। वेल्सी ने बोला था कि मेरे पति को वो लोग ऊपर लेकर आए थे और उन्होंने गले पर चाकू लगा रखा था। लेकिन पुलिस ने जब पूरे बयानों को समझा और केस को स्टडी किया तो पुलिस के दिमाग में एक और सवाल आया कि लुटेरे तो नीचे पार्किंग एरिया में अगर दिशित गया था वहां पर भी कत्ल कर सकते थे, फिर ऊपर आ जाते, घर में 2 ही लोग थे और लूटपाट करके चले जाते, लेकिन उस आदमी को ऊपर लेकर आते हैं और फिर ऊपर उनका कत्ल किया जाता है। ये क्वेश्चन खटक रहा था। अगला आता है कि पुलिस को लगता है कि अगर लूटपाट के वजह से कत्ल किया गया है, जो नकाबपोश लोग थे, जो लुटेरे थे, वो घर से सामान चुराने, कैश लेने, जेवर लेने आए थे, तो उन्होंने जो दिशित ने सोने का कड़ा पहन रखा था, सोने की अंगूठी पहन रखी थी, उसके पास जो पर्स था उसमें खूब पैसे थे, वो सब लेकर फरार क्यों नहीं हुए। इसके बाद अगला सवाल आता है कि वेल्सी ने बोला था कि उन लोगों के बीच मारपीट हुई थी, मैं आवाज़ें सुन रही थी, लेकिन जब पुलिस ने डेड बॉडी देखी और जो हालात थे उसमें जो दिशित था वो चश्मा लगाता था, उसका चश्मा बकायदा उसकी आंखों पर लगा हुआ था, वो गिरा नहीं। पुलिस का कहना था कि अगर इतनी मारपीट होती है तो चश्मा तो सबसे पहले गिर जाता है। अगर हाथापाई हो रही है, कुछ लोग भिड़ रहे हैं, तो अगर कोई शख्स चश्मा लगाता है तो उसका चश्मा आराम से गिर जाएगा। पुलिस का ये भी सवाल बिल्कुल जायज़ था। और फिर अगला जो पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह चेक किए तो पुलिस को पता लगा कि भाई जो वेल्सी बोल रही है कि 3 लोग आए थे, 3 तो थे ही नहीं, 2 लोग थे। और 2 लोग के बाद भी जो टाइमिंग वेल्सी बता रही है कि इस टाइम पर इतने लोग आए थे और वो ऊपर चढ़े थे और उन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया, बल्कि टाइमिंग भी मैच नहीं हो रहा, टाइमिंग तो कुछ और है। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें मिली तो पुलिस को एक अंदाज़ा लग गया कि हो ना हो वेल्सी का इसमें कुछ ना कुछ रोल है, कोई भूमिका बहुत बड़ी अदा कर रही है वेल्सी।
अब ऐसे में वेल्सी को उठाना भी जायज़ नहीं लग रहा था उन्हें कि वो उससे उठा के पूछताछ करें, लेकिन जिस तरह से पूरा केस बना और घर वालों को बताया गया, जो लड़का है यानी जिसकी हत्या की गई दीक्षित जरीवाला, उसके पेरेंट्स को बताया गया कि ऐसा ऐसा सीन है, हमें आपकी बहू से पूछताछ करनी होगी। और फिर बहू वेल्सी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, पूछताछ की जाती है और वेल्सी कई बार पुलिस को लगता है गलत गलत बातें बोल रही है, गोलमोल घुमा रही है। पुलिस को लग जाता है कि हो ना हो वेल्सी इस चीज़ में शामिल है। वेल्सी से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अब जो वेल्सी है वो इतनी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं और वो टूट भी जाती है और फिर पुलिस को कहती है कि हाँ, कत्ल मैंने किया है, अपने पति को मैंने मारा है। पुलिस एक बार को एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या बातें से बोल रही है। पुलिस से पूछती है, ठीक है, अगर तुम अपने पति का कत्ल किया, क्यों किया? तो बोलती है सुकेतु के लिए, क्योंकि मैं सुकेतु से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। इस पर पुलिस बोलती है कि शादी करनी थी तो अपने पति को डिवोर्स दे देती, कहीं और रह लेती, अलग चली जाती, हस्बैंड को मारने की क्या जरूरत थी। तब वेल्सी कहती है कि करोड़ों की जायदाद का क्या होता। अब पुलिस जब ये चीज़ें सुनती है, पुलिस का दिमाग ठनकता है, पुलिस को समझ में आ जाता है कि पूरा मैटर क्या है, लेकिन फिर भी वेल्सी से चीज़ें निकलवानी थी, उससे सच जानना था, उससे पता करना था। तो पुलिस सारे सवाल बनाती है, वेल्सी से पूछताछ करती है और इसके बाद वेल्सी पूरी कहानी बताती है। वेल्सी बताती है कि सुकेतु उसका बॉयफ्रेंड है शादी से पहले, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाती। उनके घर वाले, जो वेल्सी के घर वाले हैं, वो वेल्सी की शादी दीक्षित से करा देते हैं और सुकेतु की भी कहीं अलग शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बावजूद ये दोनों मिल रहे थे, इनका प्यार अब भी चल रहा था। अब ऐसे में इन्हें लगता है कि किसी भी तरीके से हमें एक हो जाना चाहिए, हम जिसके साथ रह रहे हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस पर जो वेल्सी है उसे लगता है कि छोड़ तो देंगे, लेकिन उसके बाद जो करोड़ों की जायदाद है, जो पैसे हैं, जिसकी मैं मालकिन बन सकती हूँ, वो मेरे ही नाम होगी, वो मुझसे छूट जाएगी। और इसीलिए जो बॉयफ्रेंड सुकेतु है और जो वेल्सी है मिलकर प्लान बनाते हैं कि दीक्षित का कत्ल कर दिया जाए और फिर आराम से जो सारी प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों की जायदाद है, जो घर हैं, जो जितने मकान इनके हैं, वो सब वेल्सी के नाम हो जाएंगे और फिर वेल्सी सुकेतु से शादी कर लेगी और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएगी। ये पूरी कहानी थी और इसी के तहत मर्डर प्लान बनता है। 27 तारीख की जो रात है, यानी 27-28 की जो दरमियानी रात है, उसे चुना जाता है क्योंकि जो वेल्सी के सास ससुर थे यानी दीक्षित के माँ बाप, वो विदेश चले गए थे। उसे पता था घर पर अब कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा पति है और एक छोटी बच्ची है, आराम से कत्ल हो सकता है। और मर्डर प्लान के मुताबिक जो ये प्लान बनाते हैं उसी के आधार पर अपने बॉयफ्रेंड सुकेतु और उसके ड्राइवर को एक घर बुलाती है। घर का दरवाज़ा प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल खुला छोड़ देती है ताकि इन्हें आने में आसानी हो। और ये लोग भी अपने बैग में रेनकोट लाते हैं, नकाब पहन कर आते हैं, चाकू लेकर आते हैं और मिर्ची पाउडर भी लाते हैं कि अगर बात बिगड़ी तो कोई हमें देख ना पाए, इसके लिए मिर्ची पाउडर डाल दिया जाएगा। लेकर आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। जो बेडरूम में इसका पति था दीक्षित, वो सो रहा था, अब हल्की नींद में था। अब इसके बाद जो लुटेरे हैं, मतलब जो ये लुटेरे का नाटक बन के जो ढोंग करके दो लोग ऊपर आते हैं, यानी कि वेल्सी का बॉयफ्रेंड और उसका ड्राइवर, वो दोनों ऊपर आए। उन्होंने देखा कि वो सो रहा है। वेल्सी कमरे में जाती है, अपनी बच्ची को उठाती है जो बेड पर बैठी होती है 1.5 साल की, उसे लेकर कमरे के दरवाजे के किनारे खड़ी हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसे खंजर पकड़ाती है और कहती है मार दो। अब इसके बाद सीधे अटैक किया जाता है। जो वेल्सी है वो देखती रहती है किस तरीके से सुकेतु उसके पति पर वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, लगातार ताबड़तोड़ खंजर से वार कर रहा है और उसकी मौत हो जाती है। ये लोग चश्मा भी नहीं निकालते और इसी से पुलिस को कई सारे क्लू मिलते हैं और फिर बड़े आराम से पूरा ढोंग रचती है। पुलिस को अलग कहानी बताती है, बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस बड़ी ही सावधानी से उसके बयानों को सुनती है, उनको मैच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर असली कातिल तक पहुंच जाती है। और जब असली कातिल का चेहरा हर किसी के सामने आता है, हर रिलेटिव के सामने आता है, सबको पता चलता है, तो हर कोई हैरान रह जाता है कि किस तरीके से एक पत्नी ने महज कुछ रुपयों के लिए, एक पैसों की लालच में और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पति का कत्ल करवा दिया, अपनी बेटी को अनाथ कर दिया। अब तो वो खुद जेल में रहेगी, उसकी बेटी जो 1.5 साल की है, उसको कुछ पता भी नहीं है, उसको अनाथ कर दिया और अपनी उसकी पूरी जिंदगी है वो भी बर्बाद कर दी।